राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 7 में से 6 सीटों पर। इसके बाद से ही कई जगहों पर विरोध के स्वर उठे हैं। हालांकि हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुट चुका है। इधर कांग्रेस ने गठबंधन को तो ना कहा है, लेकिन प्रदेश के स्तर पर इस बीच मुसलमानों ने कम से कम 3 टिकट मांग कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा किया है। कौन कहां कितना फिट नजर आ रहा है, यह बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीजेपी के लिए रामगढ़ से जय आहूजा बागी बने हुए हैं। सुखवंत सिंह के विरोध में कईयों ने इस्तीफा भी सौंपा है। ज्ञानदेव आहूजा कह चुके हैं कि वे बीजेपी के सिपाही हैं, पर सुखवंत सिंह का सपोर्ट नहीं करेंगे। झुंझुनू में राजेंद्र भांबू का विरोध करते हुए निशित चौधरी ने नामांकन करने की घोषणा कर दी है। सलुंबर में बगावत हुई, पर अब थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में नजर आ रही है। देवली उनियारा में भी स्थिति हो सकता है काबू में आ जाए अगर कोई नई चिंगारी ना उठे। उधर कांग्रेस मुख्यालय में मजमा लगाए हर कोई दावेदारी पेश कर रहा है। कुछ भी क्लियर नहीं है। क्या कांग्रेस अति आत्मविश्वास में अगर कोई बढ़त थी भी तो उसे खो तो नहीं रही? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी की ओर से रामकुमार वर्मा जी जुड़ रहे हैं। रामकुमार जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। रामकुमार जी, इस तरह की तस्वीरें डिसिप्लिन को अपना सब कुछ मानने वाली पार्टी में आनी नहीं चाहिए, जो रामगढ़ से आ रही है या अन्य जगहों से आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, अनुशासित पार्टी है। संगठनात्मक दृष्टि से बहुत मजबूत है और इसका कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में काम करता है तो वो सेवा के रूप में उसका आत्मिक लगाव लोगों से होता है। और जहाँ जिस पार्टी में लोकतंत्र हो, जहाँ पर सेवा भाव हो, वहाँ कार्यकर्ता काम ज़्यादा करते हो तो स्वाभाविक है कि अपनी अपनी प्रत्याशी की उम्मीदवारी के लिए सब उसमें अपना आवेदन भी करते हैं। लेकिन ये मालूम है कि मिलेगा एक को, और पार्टी सारे सोच विचार करके, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हम नहीं कहते कि जो कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं वो कमज़ोर हैं, लेकिन उनमें से कहीं न कहीं एक को मिला। लेकिन आप देखेंगे कि अभी ये कुछ स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं को लगाव होता है और उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में आप स्थिति को देखेंगे कि कोई विरोध भी नहीं रहेगा। और हमेशा की तरह पार्टी के अंदर जो अनुशासन है, और अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता का एक भावनात्मक लगाव जिस तरह का हो जाता है। लेकिन रामगढ़ में जय आहूजा के सपोर्ट में आप देखिए कितने सारे इस्तीफे हुए हैं। क्या ये बात पार्टी को परेशान नहीं कर रही? अजय आहूजा जी और हम ज्ञानचंद आहूजा जी की बात करें, वो पार्टी के सिपाही रहे हैं, अभी भी हैं, रहेंगे भी। निश्चित है कि उनको लगा है कि कहीं न कहीं हमारे साथ में कुछ ऐसा ठीक नहीं हुआ, ये कि स्वाभाविक सा है। लेकिन आने वाले समय में वो पार्टी के साथ मजबूती से हमारे साथ आएंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ये इंडिसिप्लिन है कि नहीं? जैसे ज्ञानदेव आहूजा कह रहे हैं कि वे तो भाजपा के सिपाही हैं, लेकिन सुखवंत सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ज्ञानदेव आहूजा अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या ये इंडिसिप्लिन नहीं है? या जिन लोगों ने नाराजगी में इस्तीफा भेजा है, क्या ये इंडिसिप्लिन नहीं है? देखिए, इसमें क्या है कि सुप्रीम जी कुछ समय के लिए हम ये कहते हैं कि क्षणिक उसमें कहीं न कहीं उनके एक बार लगता है कि शायद टिकट मेरे को मिलने वाला था, नहीं मिला, तो स्वाभाविक है कि उसकी कहीं न कहीं प्रतिक्रिया आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिसिप्लिन होकर के फिर भी वो कह रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, रहे हैं और रहेंगे, और आगे 1-2 दिन के अंदर ये होंगे। वही सुखवंत सिंह जी को, देखिए क्या होता है कि खुद को सपोर्ट करना अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम मंगलवार को ये देखेंगे कि जय आहूजा को चुनाव लड़वाएं या फिर सर्व समाज का कोई अन्य व्यक्ति जो भी खड़ा हो उसको समर्थन दे दें। नहीं, उसमें निश्चित है आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता कहीं न कहीं मान लो आपको लग रहा है, लेकिन वो स्थिति क्लियर होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता हमारे हाई कमान ने और जो निर्णय ले लिया उसके लिए वो सब साथ रहेंगे। इसमें आप को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि कोई भी किस तरह का हमें नुकसान भी नहीं करेगा। और जिनके अंदर नाराज़गी हुई है उसको निश्चित है कि पार्टी बड़ी गंभीरता से लेते हुए, उनकी भावनाओं को भी कदर करते हुए अपना कार्य करेगी। आपसे झुंझुनू की भी मैं बात कर लूँ। निशित चौधरी, उन्होंने तो कह दिया मैं 23 तारीख को नामांकन करवा रहा हूँ। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी भी जुड़ चुके हैं और मुकेश इंदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। रामकुमार जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये चेहरे पार्टी में अनिर्णय की स्थिति की वजह से परेशान है? ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अभी देखिए मदन राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी टीम मदन राठौड़ अब तक नहीं बन पाई है।
तो इनको हो सकता है, इन सभी को ये लग रहा हो कि भाई संगठन में भी तो हम पता नहीं कब जाके हमें कुछ मिलेगा, तो आप उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे। नहीं तो निश्चित चौधरी क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं तो नामांकन कर दूंगा 23 तारीख को। देखिए ये बात आई है, मैंने पहले भी कह दिया है कि इस तरह का होता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में। लेकिन हमारे आदरणीय मदन राठौड़ जी जिस समय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में आपने देखा कि तुरंत इलेक्शन भी आ गए हैं, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये देख करके संगठन में हमारे कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद कार्यकर्ता अपने कार्य में लगा रहता है। संगठन के जो भी वर्तमान में है वो निश्चित है कि अपनी भूमिका पूरी की पूरी दायित्व के साथ में होती है। पन्ना प्रमुख तक की हमारी व्यवस्था है। नहीं, लेकिन झुंझुनू में राजेंद्र भांबू पर एक वक्त आरोप लगे थे कि भाजपा को हराने में उन्होंने काम किया, टिकट उन्हें मिला है। यही बात निश्चित चौधरी याद दिला रहे हैं कि भाई वो तो एक बार भाजपा को हराने के लिए काम कर चुके हैं। वो चीज़ें उस समय हुई, लेकिन वो चीज़ें देख करके जो स्ट्रेटेजी के तहत में जो सर्वे के आधार पर जो आया है, उसके आधार में पार्टी ने निर्णय लिया है। और आने वाले में चौधरी जी भी इस बात को मानते हुए निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन करेंगे। कार्यकर्ता सब उनके साथ जुड़े हुए, वो अपने मैदान में आकर के बहुत अच्छे मतों से हमारी प्रत्याशी अब की बार जीत रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस की हालत तो आप देख रहे हैं कि उनके पास अनिर्णय की स्थिति है, वो असमंजस में, आपस का तालमेल उनको पिछले दिनों भी हरियाणा में भी देख लिया हमने, और पहले के चुनावों में भी देखा है क्या हालात थी। और राजस्थान में इस समय भी उनके पास में कैंडिडेट नहीं है, वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 2, 3, 4 दिन के लिए इस तरह का होता है, और आप देखेंगे 24-25 तारीख तक ये स्थिति बिल्कुल साफ होकर के आएगी। मैदान में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो ही उसके लिए। ठीक है रामकुमार जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। कटारा जी के पास में जाना चाहता हूं। कटारा जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाह रहा था। कटारा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा में हमने देखा कि किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस की दुर्गति बना दी। उसे दुर्गति ही कहा जाएगा, क्लियर कट जब दिख रहा था कि भाई सत्ता में आना है और नहीं आ पाए। यहां पर भी अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। आपको लगा कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, सारी चीजें हमारे पक्ष में चल रही हैं, कुछ नहीं चल रहा है। आज आप जब ये कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, उसी के साथ ये भी कह देते हैं लेकिन इस पर फैसला आला कमान करेगा। भैया, नामांकन की तारीख नजदीक आ गई, लोगों को पता ही नहीं है किसे खड़े होना है किसे नहीं। कटारा जी। जी जी जी, देखिए कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सोमनाथ जी। सारा काम सिस्टम से चल रहा है। आज भी हमारी मीटिंग थी पीसीसी में, सब पर्यवेक्षक वगैरह सारे आए हुए हैं यहीं पे, सभी लोगों को बुलाया गया है। सही समय पे सारा काम होगा, आप चिंता ना करें। बीजेपी की तरह से नहीं है, और कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा कांग्रेस में। ये कांग्रेस की एक तरह से नीति और रीति भी है, ये नीति रीति नहीं है इनकी। आपका कार्यकर्ता तो रो रहा है सलूम्बर में, आप ही के कार्यकर्ता हैं जिनके वीडियो जारी हो रहे हैं, वो तो रो रहे हैं कि भैया हमारी तरफ तो देखना ही नहीं चाहती पार्टी, वो दूसरी कास्ट में देखती रहती है लोगों को। देखिए अभी टिकट मिला नहीं है, टिकट मिल जाए उसके बाद की बात है। इनके टिकट मिलने के बाद इनके प्रत्याशियों को जरूर वीडियो आए रोते हुए प्रत्याशियों को, और इन्होंने उन्हीं को टिकट दिया जिन्होंने पार्टी को हराया है। तो इनकी तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंगली हुआ ये ना राजेश भाई कि आप देखिए, आपके लिए इतनी, अगर आप लोगों को लगता था कि हम बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं, तो आप लोगों के लिए उस कंफर्टेबल स्थिति को आप ही बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद मुरारी लाल मीणा है, वो अब नहीं चाहते कि उनकी वाइफ लड़े। एक टाइम पर तो ये सुनने में आ रहा था कि उनकी वाइफ चुनाव लड़ेंगी। तो ये बीजेपी ने तो एक तरह से आपको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया ना कि अब हम क्या करें, अब हम कौन से प्रत्याशी चुने। देखिए बीजेपी की हम बात ही नहीं करना चाहते। तो बीजेपी जिस नियम और धर्म की बात करती है उसको वो कहीं घर ही नहीं उतरती। आप देख लीजिए कितने दिन से इस्तीफा पड़ा हुआ था। अच्छा। अब टिकट मिल गया, वो इस्तीफे की दोबारा कोई बात नहीं हो रही। तो बीजेपी की बात तो हम करना नहीं चाहते, बीजेपी करती। अब आपकी बात कीजिए, मुझे ये बताइए ये खबरें क्यों है कि मुरारी लाल मीणा, सविता मीणा पार्टी की स्ट्रेटजी है। पार्टी क्या करती है हमारी, सुनिए राजेश भाई अपनी पार्टी में क्या हो रहा है आपकी में, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मुरारी लाल जी क्या बोल रहे हैं, क्या क्यों ऐसी खबरें हैं कि सांसद मुरारी लाल मीणा नहीं चाहते कि उनकी वाइफ को टिकट मिले या उनकी वाइफ चुनावों में लड़े। ये अच्छा, उसका आगे खंडन भी नहीं कर रहे, खंडन कर दें आके, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं लेना चाहिए उसको, अदरबे में ना लें। स्ट्रेटजी होती है पार्टी की। सामने कोई प्रत्याशी खड़ा है तो डिफरेंट प्रत्याशी की बात वो मन में आई है उनके में, तो एक समझाएगा दो प्रत्याशी कैसे हो सकते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं इस तरह का कोई आकलन है जब उन्होंने बात की है। आज टिकट लेने से मना करने का मतलब कितना बड़ा त्याग है।
लोग तो टिकट सामने वाली पार्टी में तो लोग तो रो रहे हैं। कौन सा त्याग है? आप लोगों को उधर बनाने की ब्रिजेंद्र टिकट ओला के दी परिवार जाएगी में सामने टिकट देने वाली वाले हैं, तो ये कौन सा त्याग है? एक जगह आप परिवार रोक लेंगे, दूसरी जगह परिवार को दे देंगे, तो उसमें त्याग क्या है? देखिए वो तो मौका परस्ती है। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जगमोहन मीणा अच्छा, खड़े हो देखिए, गए, अब डायरेक्ट मीणा वर्सेस मीणा की स्थिति मुरारी लाल नहीं चाहते। देखिए हर जगह अलग अलग स्ट्रेटजी है। पार्टी के बड़े लीडर इस पर फैसला लेते हैं, परंतु जो भी फैसला होगा आप देखना अच्छा फैसला होगा, एक सवाल और, देखने लायक फैसला होगा। जी एक सवाल और। जैसे झुंझुनू में मैं राम कुमार जी से पूछ रहा था, इंटरेस्टिंगली झुंझुनू में हाल ही में मुस्लिम महापंचायत होती है, जिसमें सब ने एक स्वर में कहा कि आजादी के बाद से अब तक किसी मुसलमान को झुंझुनू में टिकट ही नहीं दिया। अब आज क्या हुआ है, बड़ी संख्या में मुसलमान पहुंच गए पीसीसी, और उन्होंने कहा कि कम से भाई अब आप सातों भी जीत जाओगे तो कौन से सत्ता में आने वाले हो, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 टिकट तो हमको दे दो। ये चीजें बिल्कुल। हाँ, तो क्या क्या इस पर आप? इसमें पार्टी, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता को अब पार्टी फोरम पर बात रखने का अधिकार है, वो अपनी बात रख रहे हैं, निर्णय पार्टी को करना है, उच्च संगठन को निर्णय करना है। इसमें क्या बुराई है बताओ? इस तरह से कोई गलत तो नहीं है ना, उनका टिकट मांग रहे हैं, तो अगर उनकी मांग जाए तो पार्टी को विचार वो कह रहे कि हमें टिकट ही नहीं देते। लेकिन राम कुमार जी, वो वहां जाकर पीड़ा तो सुना सकते हैं, वो तो आपके पास पीड़ा सुनाने भी नहीं आ रहा है। सामने वाली जो पार्टी ये भी तो दिक्कत है। आए तो उनका ठीक है, ठीक है। मैं मुकेश इंदौरिया जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये माना जा रहा था कि उपचुनावों में, आप बीते कई सालों का इतिहास देख लें, कांग्रेस को अपर हैंड रहा है उपचुनावों में। अब हो क्या गया है कि बीजेपी ने पहले प्रत्याशी घोषित कर एक नए तरह के फॉर्मूले को खोजने की कोशिश की जो जिताऊ की कैटेगरी में आ सकते हो। ठीक है, विरोध के स्वर उठ रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस जो अपर हैंड ले सकती थी वो अपनी गलतियों की वजह से अपर हैंड लेने में असफल रही। आपका क्या मानना है? इंदौरिया जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप शायद म्यूट पर हैं। नहीं मुकेश भाई, आपको दोबारा एप्लीकेशन से एंट्री लेनी होगी इस बार बाहर निकलकर, तब आपकी आवाज़ मुझे मिल पाएगी। तब तक राम कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल और ले लूं जी। हाँ राम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है बेसिकली कि जैसे झुंझुनू में भी मुसलमानों ने ये कहा कि साहब हम नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस किसी और को दे, कम से कम मुसलमानों को दे, और नहीं तो फिर हम घर में बैठ जाएंगे और कांग्रेस को वोट देने नहीं जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे कि हम तब कांग्रेस को हराने के लिए वोट देकर बीजेपी को जितवा देंगे, वो ये नहीं कह रहे। तो वो आप में तो अपना ठिकाना ढूंढ नहीं रहे। दूसरी बात मैं जो जोड़ रहा हूँ वो ये मैं जोड़ रहा हूँ कि दौसा में आपने देखा आज विप्र समाज की तरफ से ये वीडियो जारी किए गए हैं कि भाई जनरल सीट है, आप मुझे नहीं तो इसे नहीं तो उसे आप दे सकते थे। आपने किरोड़ी लाल मीणा के दबाव में जगमोहन मीणा को टिकट दिया। ये विप्र समाज के बीच में मैसेज गया है, और वो ये कह रहा है कि इसकी नाराजगी हम हर सीट पर दिखाएंगे। नहीं, इसका हमारे कहीं अंतर विरोध भी नहीं है, और जाति धर्म और राजनीति अब तुष्टि करने की करते नहीं है। ये कांग्रेस की नीति और रीति रही है, भटकाना, भ्रमित करना, जाति के आधार पर करना, धर्म के आधार पर करना। उसके कितने माइनॉरिटी टिकट दिए आपने? माइनॉरिटी भारत का हिस्सा नहीं है। आप कटारा जी, कटारा जी, मैंने अपने सवाल में उस चीज को जोड़ा है। कटारा जी, मुझे लगता है राजेश जी, मैं कह रहा हूँ कि आप लेकिन लोग समझ गए हैं। आज हमारा मुस्लिम भाई भी समझा कि कांग्रेस कितने धोखेबाज है, दलित समाज भी समझ गया है, और आपको हरियाणा के अंदर सबक मिला है। नहीं, मुस्लिम समाज ने ये कहा कि हम घर बैठ जाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये महापंचायत में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। राम कुमार जी, आप बात समझिए। मुस्लिम महापंचायत में ये कहा गया कि हम कांग्रेस को वोट देने न जाकर घर बैठ जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस को नहीं चाहते, पर इसका मतलब ये भी तो है कि वो निकलकर आपको वोट नहीं देना चाह रहा। अब देंगे या नहीं देंगे ये उनकी अपनी भावना है, प्रजातंत्र मतदान देना उनका अधिकार है। लेकिन ये तो है कि कांग्रेस के लिए कि जिस तरह से इन्होंने माइनॉरिटीज के साथ में, दलित समाज के साथ में, लेकिन आज विप्र समाज नाराज है आपसे। सिर्फ मैंने आपसे कहा दौसा में करने का काम किया, वो समझ गए। नहीं, दौसा में ऐसा मैसेज ये गया कि किरोड़ी लाल को मैनेज करने के लिए ये सब कुछ हुआ है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि विप्र समाज भड़क गया है, बोले कि कुछ ही तो गिनती की सीटें हमारी। मैं ये मान सकता हूं कि आप कह देंगे भाई हमारे तो मुख्यमंत्री को जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले लोगों को ये लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो गया। देखिए, हमारे समय समय पर जैसे स्ट्रेटेजी होती है उसके हिसाब से आपने देखा पिछले बार दोनों इलेक्शन में वहाँ पर सामान्य वर्ग को दिए ना वो,
लेकिन ये जो सीट पर जो कैंडिडेट को दिया गया पूरे समीकरण को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना सर्वे करने के बाद में कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कौन जीत सकता है, किसके लिए जनभावना है, उसके आधार पर निर्णय करती है। और इसके अंदर जो जगमोहन जी का निर्णय हुआ है, ये एक इतिहास बनने वाला है। अगर जगमोहन मीणा जीतते हैं, रामकुमार जी, मैं एक बात बताता हूं। देखिए, हमारी विधानसभा ने एक ही परिवार के एक टाइम पर दो चेहरों को तो देखा है। विश्वास मानिएगा, मतलब जैसे आपको याद होगा किरोड़ी लाल मीणा और गोलमा देवी, एक ही परिवार के दो चेहरे एक साथ विधानसभा में दिखाई दिए। अगर दौसा में आपके प्रत्याशी जीत जाते हैं तो पहली बार विधानसभा में एक ही परिवार के तीन चेहरे दिखाई देने वाले हैं। एक अजीब ही एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं विधानसभा के भीतर। आप सोचकर देखिएगा इस बात को, क्योंकि ये बात मुझे बहुत गुदगुदा रही है। मुकेश इंदौरिया जी से एक बार मैं रिएक्शन ले लूं। मुकेश इंदौरिया जी, एक बार आप म्यूट हटा लें और अब आप मेरी बात का जवाब दें। आपने पहले मेरा सवाल सुन ही लिया था। आप प्रश्न नहीं मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, एक बार कुछ बोलिए। नहीं मुकेश जी तक, नेटवर्क नहीं आ रहा। मुकेश इंदौरिया जी तक मेरी आवाज तो पहुंच रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, राजेश कटारा जी, देखिए बात वही है जो मैंने कहा कि मुसलमानों ने जब नाराजगी जताई, बोले हम घर में बैठ जाएंगे। विप्र समाज ने जब नाराजगी जताई तो उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी को हरवाएंगे, पर हम किसी और पाले में जाएंगे, कांग्रेस के पाले में नहीं जाएंगे। ऐसा क्या नाराज किया है आपने जनरल वर्ग वालों को? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल वर्ग अपना साथ देगा। आप देखना, इन्होंने जो दौसा में जो किया है वो उनके कुठाराघात किया है उनके अधिकारों पे। इन्होंने उनको उम्मीद जताई थी पहले तो उनको हम टिकट देंगे, उसके बाद में मुकर गए। आपने क्या किया किया तो उसी में जाने वाले हैं। नहीं, 2 सेकंड राजेश कटारा जी, 2 सेकंड। आप तो उन्होंने कंटिन्यू कर जनरल रहे को हो। नहीं दिया और मीणा को टिकट दिया। चर्चा यही है कि आप भी मीणा को टिकट देने वाले, तो कौन सा आप उनके सपनों को उड़ान दे रहे हैं भाई? और पिछले दिनों क्या देखिए, किया था? इन्होंने तो वादा किया था उनसे, इसलिए वो इतने प्रखर हो रहे हैं। हाँ, इसलिए वो इस तरह के दबाव बना रहे हैं। ये नई जानकारी है। नहीं, ये नई जानकारी है कटारा जी। मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा कि बीजेपी ने कभी खुलकर वादा किया हो कि हम जनरल कैटेगरी वाले को दौसा से टिकट देने वाले हैं। आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो तो मुझसे साझा कीजिए। देखिए, इससे पहले दिया, आज इतने प्रखर हो रहे हैं तो वो इसीलिए तो हो रहे हैं, मुखर आ रहे हैं आज। तो फिर मुस्लिम से भी बराबर आपसे टिकट मांग रहे हैं। नहीं, फिर तो फिर इस कड़ी से अगर मैं जोड़ूं तो मुस्लिम आपके पास पहुंचे इसीलिए क्योंकि आपने वादा किया और नहीं दिया। नहीं, देखिए, टिकट मांगना अलग तरह दिया था, अभी तो किसी को दिया ही नहीं हमने अभी कहाँ टिकट दिया? नहीं, तो आपने मुस्लिम से वादा किया, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जनरल से वादा किया। बात होती है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि मुस्लिम आपको वादा दिलाने याद आ रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि मुस्लिम आपको वादा याद दिलाने आ रहे हो। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट कर दिया। देखिए, वो तो कुछ भी सकता है, परंतु ये वो बीजेपी वो पार्टी है जो कहती है परिवारवाद नहीं, परंतु सबसे ज्यादा परिवारवाद इसमें देखने को मिल रहा है अभी। आप देख लीजिए परिवारवाद कितनी अच्छी तरीके से परिवारवाद का रोना रोते हैं और बाद में परिवारवाद को टिकट देते हैं। ये सिर्फ दबाव का काम करते हैं। ठीक है। और अभी राम कुमार जी बोल रहे थे कि हम सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देते हैं। भाई, जिताऊ क्या होता है? काम करने वाले को देखो, जो बेचारा दरी पट्टी बिछाता है, जो 5 साल काम करता है आपके साथ। इसी बार भी आपने वही तो काम करा पाएगा। पिछली बार में दिल्ली से आपको मिला नहीं कटारा जी, आपके काम करने वाला नहीं। लेकिन 2 सेकंड एक बात मैं कह रहा हूं, जो चीज मुझे डरा रही है मैं वो बात भी शेयर करना चाहता हूं। जिस चीज ने मुझे आज बहुत ज्यादा विचलित किया या परेशान किया, मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूं। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर देखेंगे तो एनसीआरबी के आंकड़ों में एक कैटेगरी आती है पॉलिटिकल सुसाइड की, जिसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिक्स से जुड़े किसी चेहरे के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया हो तो वो पॉलिटिकल सुसाइड में आता है। कहीं ये स्थिति देवली उनियारा में न बने, यही डर मुझे सता रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति आप बताइए बीजेपी का विरोध करने के लिए और प्रत्याशी बदलवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये समय के साथ ही क्लियर हो पाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।